हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसका पेपर 2, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस सीरीज में आज मेरा 21 लेक्चर वीडियो है। 20 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आपने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा होगा, उसमें जो पूरा सिलेबस है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। यूनिट 2 है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इस समय यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 3 से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में 2017-18 से लेके जनवरी 2025 तक, वो क्वेश्चन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी आज के लेक्चर में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यूनिट 3 के होंगे। यूनिट मतलब इकोनॉमिक्स के होंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कुछ मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने जो थ्योरीज दी है या शायद इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं या कुछ बुक्स लिखी हैं, तो इससे इनको मैच करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अलग अलग थ्योरीज दी जाएंगी, ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है या थ्योरी ये किसने दी है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कुछ बुक्स के नाम दिए रहेंगे, ऑथर के नाम दिए रहेंगे, आपको मैच कराना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सोचिए जनवरी 2025 में एक क्वेश्चन आया है अगेन मैचिंग का। इकोनॉमिस्ट में आपको एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिंग्स एंड वैसिली लिनोटिफ, ये नाम दिए गए हैं इकोनॉमिस्ट के एंड इनका कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसमें कुछ तो बड़े ही इजी हैं। जैसे हम एडम स्मिथ का जानते हैं, इन्होंने बुक लिखी है द नेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जिसमें इन्होंने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट था, मेटाफोर जो इनविजिबल हैंड का, तो वो इसी बुक में है, नेशंस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, तो ये तो एडम स्मिथ ने दी है, तो ये तो हमें पता है, तुरंत हम मैच कर देते हैं ए को थर्ड से। ए थर्ड से कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो सी डी में से कुछ है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, इन्होंने बुक बहुत सारी बुक्स लिखी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो ये किससे मैच होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो बी किससे मैच हो रहा है, वन से, तो बी मैच वन से कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जे.आर. हिक्स, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए, वैसे तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये इस पे मतलब बुक लिखी थी कि जो नेशन की वेल्थ है बेसिकली ये मतलब किन किन चीजों से बिल्ड होती है, इस पे इन्होंने लिखा था। और जो फेमस मेटाफोर है इनविजिबल हैंड का, जो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, वो इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था अपनी इस बुक में। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे बहुत सारी बुक लिखी है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स दिए हैं, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर सरप्लस का, प्राइस इलास्टिसिटी का, ये सब अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। ठीक है, तो वो सही मैच हो रहा है। फिर अगला है जॉन रिचर्ड हिक्स, इन्होंने वैल्यू एंड कैपिटल बुक दी है। ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल, ये जो हिक्स है, इन्होंने वैल्यू एंड कैपिटल जो है बुक्स लिखी है। तो सी किससे मैच हो रहा है, सेकंड से। एंड लास्ट में वैसिली लिनोटिफ, इन्होंने इनपुट एंड आउटपुट इकोनॉमिक पे कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा मैच। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंट फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने अगर कोई थ्योरी दी है, अगर कोई किताब लिखी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड कुछ तो बहुत पॉपुलर है, जैसे एडम स्मिथ पे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल पे भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए। जनवरी 2025 पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है ना, वो भी थ्योरी है। प्रॉफिट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो आपको बताना है कि ये जो थ्योरी है ये किसने दी है। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। और एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है एंड सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट यही है, बस पूछने का तरीका अलग है। ऐसा ही क्वेश्चन आया है 2024 में,
अभी हम करेंगे आगे डिस्कस। तो यानी कॉन्सेप्ट सेम है, जो प्रॉफिट की अलग अलग थ्योरीज है, ये किसने दी है, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। 2019 पे भी क्वेश्चन आया है एंड 2024 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, तरीका अलग है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया है। तो यानी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरीज हुई, बुक्स पहले ही बता चुके हैं, थ्योरीज हुई, बुक्स हुई, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसने दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अलग अलग थ्योरी है, जैसे प्रॉफिट की अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, एंड ये इकोनॉमिस्ट के नाम है कि किन्होंने दी है, आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले आपको चलिए मैं बताती हूँ रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये कहती है कि जो ये जो थ्योरी है, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, ये थ्योरी दी किसने है, ये दी है हेली ने, ये थ्योरी दी है। एंड इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट क्यों होता है, बिकॉज ही बियर्स रिस्क। यानी किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट होता है, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर कर रहा है, इसीलिए उसको रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट होता है। तो ये इस थ्योरी में बात कही गई थी। देखिए, एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो ये हेली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, यानी एक इससे मैच हो रहा है 3 से। अगला क्या है, इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये जो इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये शूमपीटर ने दिया था। इन्होंने इसमें कहा था कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल अगर होना है तो उसे कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, सर्विस रेंडर कर रहा है तो उसमें कुछ इनोवेशन, कुछ नया होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो देखिए, ये है इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जोसेफ शूमपीटर ने दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करना है तो सक्सेसफुल कुछ इनोवेशन करना होगा, प्रोडक्ट में, सर्विस में, प्रोडक्शन में कुछ नया करना होगा। ठीक है। अगला क्या है, रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, तो ये जो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये दिया था वॉकर ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की एक और थ्योरी है बहुत पॉपुलर, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये वॉकर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि जैसे कोई अगर लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल होता है तो उस पर रेंट ज्यादा मिलता है ना, तो उसी तरीके से अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, अगर उसमें बिजनेस एक्यूमेंट ज्यादा है तो वो प्रॉफिट ज्यादा कमा के देगा अपने बिजनेस का, मतलब उस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जैसे फर्टाइल लैंड से रेंट ज्यादा मिलता है ना, वैसे ही अगर ऐसा बिजनेसमैन है जिसको बिजनेस एक्यूमेंट ज्यादा है, बिजनेस की समझ ज्यादा है, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉकर ने, तो इसी को कहा जाता है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। देखिए मैंने लिखा है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में कहा गया कि जैसे लैंड ज्यादा फर्टाइल हो तो ज्यादा रेंट मिलता है, उसी तरह से एंटरप्रेन्योर अगर ज्यादा बिजनेस एक्यूमेंट है तो वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ठीक है। अगला क्या है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, आखिरी थ्योरी है, ये क्लार्क ने दी थी। तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है। तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में कहा गया कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट है। अगर स्टैटिक एनवायरमेंट होता तो प्रॉफिट नहीं होता, बट क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, डिमांड चेंज होती रहती है, तो उससे होता है प्रॉफिट। यही है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, क्लार्क ने दिया था। इन्होंने कहा था प्रॉफिट अराइज फ्रॉम डायनेमिक चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट आता है। ठीक है। तो दिस इज डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, 4 से मैच होगा। ठीक। तो इस तरीके से किए जाएंगे मैचिंग। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर बता सकते हैं, ए किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। ए थर्ड से कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, ये और ये। बी किससे मैच हो रहा है, 1 से, ये। सी किससे मैच हो रहा है, सेकंड से, ये। डी किससे मैच हो रहा है, 4 से, ये। यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और अभी ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी एक और अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेम क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यानी कुछ ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं, 2 स्टेटमेंट कौन से ट्रू हैं, ये आपको बताया गया, इसमें से ऑप्शन चूज करना है। दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। चलिए करते हैं। पहला क्या दिया है, अ सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी जो मोनोपोली फर्म होती है, यानी जहां पे सिंगल सेलर होता है, ठीक है, उसमें क्या हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये आपको इसमें कहा गया है कि ऑलवेज, हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो बता दें, जो मोनोपोली फर्म होती है उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
इट डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना रेवेन्यू लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोनोपोली फर्म है तो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ऐसा एकदम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। देखिए यहाँ लिखा है मोनोपोली फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, इवन लॉसेस भी होते हैं। क्या मोनोपोली को लॉसेस नहीं होते? ये डिपेंड करता है कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है, कितना खर्चा है, कितना रेवेन्यू है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है? Quasi-King demand curve model is the best known model explaining relatively more satisfactory behavior of oligopoly first for price rigidity. ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो किंग डिमांड कर्व है, ठीक है, वो बेस्ट नोन मॉडल है। वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं ओलिगोपोली मॉडल में, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो किंग डिमांड कर्व है वो बहुत पॉपुलर कह लीजिए डिमांड कर्व है, जो एक्सप्लेन करता है, जो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। इवन किंग डिमांड कर्व पे एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वही बात इसमें कही गई है कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है स्क्वेजी ने दिया था, इसलिए इसे पूरा कहा जाता है स्क्वेजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये जो किंग डिमांड कर्व है ये बेस्ट नोन मॉडल है, जिससे एक्सप्लेन होता है ओलिगोपोली का जो प्राइस रिजिडिटी का जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन होता है। बोलूंगी हाँ, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो किंग डिमांड कर्व है वो बेस्ट नोन मॉडल है, जो उसमें प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है? अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर। हाँ, ये बात मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में भी, जहां मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया था। चार टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं: परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। प्राइस टेकर का क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिसाइड होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई सिंगल जो सेलर होता है उसके पास इतना पावर नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड कर सके। मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है, एंड इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, एंड इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आलू प्याज टमाटर। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इसके रेट डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो हमें दो सही स्टेटमेंट वैसे भी मिल गए, बी और सी, तो यानी ये आंसर है आपका। ठीक, दो ही स्टेटमेंट तो इसमें सही ढूंढने हैं ना, तो बी सी हमें मिल गया, तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये तो पता चल गया कि डी गलत है, पर पढ़ लेते हैं इसे। फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फर्म को क्या हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है? तो ऐसा कुछ हमेशा तो कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्या इसको केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है? तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में नहीं हो पाता है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, खूब प्रॉफिट कमा सकती है फर्म, लेकिन फिर आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक में क्या है, इजी एंट्री एंड एग्जिट है, यानी बहुत जल्दी कोई कंपनी आ करके अपने प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर सकती है। तो इससे क्या है, उस प्रॉफिट को सस्टेन करना मुश्किल होता है, इसलिए लॉन्ग रन में यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है जनरली। ठीक है, तो ओनली हम नहीं कह सकते, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, तो ये ओनली वर्ड ने गड़बड़ कर दिया। तो ये समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज ऑड? ऑड वन आउट आपको पता करना है। दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशियो कल्चर फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, चार टर्म आपको दिए गए हैं, बताना है ऑड वन आउट। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये जो तीन टर्म है, इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हैं। तो आप देख रहे हैं ये तीनों इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं, लेकिन ये क्या है, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर यानी सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के बिलीफ, इससे रिलेटेड है। ठीक है, जबकि ये क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी,
यानी किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की क्या-क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो क्या है, तो ये तीनों इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं। जबकि ये क्या है, सोशियो कल्चरल फैक्टर यानी सोसाइटी का, कल्चरल का, बिलीफ, वैल्यू, सिस्टम, ये सब इससे रिलेटेड है। तो सी इज ऑड वन आउट, ये जो सी है ना, ये है ऑड वन आउट। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बताया था ना, ये जो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बट ये कॉन्सेप्ट जरूर करके जाइएगा, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, एक बार दिसंबर 2019 पे क्वेश्चन आया है और फिर से एक बार सितंबर 2024 पे इस पे क्वेश्चन आया। तो देखिए फिर से वही वाला है क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा है अलग, यहाँ पे नाम थोड़े से वो कर दिए हैं। जैसे देखिए थ्योरी है एंड इनके प्रोपाउंडर, ठीक, आपको मैच कराना है। पहला क्या है, प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, बेसिकली रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी यानी जो किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कितना एबल है, उसको बिजनेस एक्यूमेंट कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है, ये बात इसमें कही गई है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बताइए, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट वॉकर ने दिया था ना, जब ये वॉकर ने दिया था ना, ये आपका रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये देखिए वॉकर ने दिया था। ये इससे मैच हो गया। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है कि प्रॉफिट डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट में ही प्रॉफिट होता है। तो ये क्लार्क ने दिया था, जेबी क्लार्क ने। अगला क्या है, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या क्या कहता है कि प्रॉफिट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है तो उसके रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट होता है। तो ये हेली ने कॉन्सेप्ट दिया था। इनोवेटिव थ्योरी शूमपीटर, जोसेफ ए शूमपीटर ने दिया था। क्या, तो ये मैच हो गया। तो आपको ये थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या क्या है, ये और ये इसके प्रोपाउंडर कौन है, किसने दिया है, ये जरूर पता होना चाहिए। 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। ठीक है, तो अब मैच कराएं, इसमें से कौन सा सही है। ए किस पे जा रहा है, 4 पे, ए 4 पे यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है। फिर बी किस पे जा रहा है, 3rd पे। सी किस पे जा रहा है, 1 पे। डी किस पे जा रहा है, 2nd पे। क्या आ गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो ये वीडियो लेक्चर तो देखिएगा ही, जिसमें मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ, पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही इन सब्जेक्ट को सेपरेटली डिटेल में आपको पढ़ना भी है। ठीक है, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आपको केवल मेहनत से ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक, सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, एंड अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, आपको कैसा लगा। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।